तो अब हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन आस्क्ड इन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड। फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइंस। अब तक जो फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आए हैं, 2025 में क्वेश्चन आया था 24 तारीख 6 महीने में। सो इनोसेंट आर सो कनिंगली सिंपल, तो इसका आंसर होगा ऑक्सीमोरोन है, विरोधाभास ऑक्सीमोरोन। ये अलंकार फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें दो विपरीत या विरोधाभासी शब्दों को एक साथ रखा जाता है। पंक्ति सो इनोसेंट आर्क सो कनिंगली सिंपल में इनोसेंट आर्क मासूम धूर्त और कनिंगली सिंपल माने चालाकी से सरल, विरोधाभासी विचारों को जोड़ते हैं। इनोसेंट और आर्क धूर्त विपरीत गुण है, जैसा कि कनिंगली चालाकी और सिंपल सरल से है। यह संयोजन एक आकर्षक विरोधाभास पैदा करता है। तो अब देखा देखते क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। With thunders from her native oak, she quells the flood below. In the above line, the bird oak represents which figure of speech? Synecdoche. Synecdoche माने अंशालंकार, एक अलंकार है जिसमें एक अंश का या अंश का उपयोग कर पूरे सिनेक्डॉक एक अलंकार है जिसमें एक अंश का उपयोग पूरे का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है, या पूरे का उपयोग अंश का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। यह ओक बबूल का पेड़ है का उपयोग ब्रिटेन की ताकत, विशेष रूप से उसकी नौसेना जो ब्रोंज की लकड़ी से बने जहाज़ों से बनी है, का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया है। इस प्रकार एक पेड़ अंश पूरे देश की सहनशक्ति का प्रतीक है। विद थंडर फ्रॉम हर नेटिव ओक शी क्वेल्स द फ्लड बिलोज। ओक रिप्रेजेंट्स स्नैकडॉग। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं क्या कह रहा है। Variety of the speech of life. Identify the figure of speech used in above mentioned line. यह मेटाफोर का रूपक का मेटाफोर एक अलंकार है इसमें दो अलग चीज़ों की तुलना बिना लाइक और ए शब्द का उपयोग की जाती है। यह कहावत वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ में वैरायटी विविधता की तुलना सीधे स्पाइस मसाले से की गई है। इसका अर्थ है कि जैसे मसाला भोजन को रोचक बनाता है, वैसे ही विविधता जीवन को रोचक बनाती है। यह एक अप्रत्यक्ष तुलना है जो कि इसे एक रूपक बनाती है। क्वेश्चन 4 पर ऑन हैवी लाइटनेस सीरियस वैनिटी हिज misshapen chaos of well seeming form. Which figure of speech used in the above extract? इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच दी गई है? इसमें ऑक्सीमोरोन, क्योंकि लाइट हैवी, वो हैवी लाइटनेस, हैवी भी है लाइट भी है, दो चीज़ साथ में कैसे जाएंगी? और सीरियस वैनिटी, ये चीज़ साथ में कैसे जाएंगी? तो विरोधाभास हो गया ना, तो ऑक्सीमोरोन इसमें आएगा। इसका उत्तर होगा ऑक्सीमोरोन। दिया है आपका सी में ऑक्सीमोरोन इसका सही उत्तर है। ऑक्सीमोरोन दो विरोधाभासी शब्दों का एक साथ प्रयोग होता है, जैसे हैवी लाइटनेस एंड सीरियस वैनिटी। एक अलंकार विरोधाभास को उजागर करता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिफ्थ, द टर्म 10 hands for 10 worker और 800 sail for ship is an example of सैंडोक। सैंडोक एक ऐसा अलंकार है जिसमें भाग को पूरे देश के लिए, पूरे भाग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पूरे को भाग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 10 hands मजदूरों का,
प्रतिनिधित्व करता है जहाँ हैंड्स शब्द पूरे मजदूर के लिए प्रयोग किया गया है। 100 सेल्स जहाज़ों का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि जहाज़ों के हिस्से के रूप में सेल्स का उपयोग हुआ है। उधर ऑल हैंड्स आर डेक या हैंड्स का अर्थ नाविक है। अब क्वेश्चन 6 देखते हैं। द वन रेड लीव द लास्ट ऑफ इट्स क्लैन that dances as often as dance it can. Which figure of speech used in the above extract? Personification. Personification एक अलंकार है जिसमें निर्जीव वस्तुओं को मानवीय गुण दिए जाते हैं। यहाँ रेड लीफ को डांस करते हुए दिखाया गया है जो मानव की क्रिया है। The one red leaf, the last of his clan, that dance as often as dance it can. The tree, इसमें बनता है हमारा पर्सनिफिकेशन। The tree whispered in the wind, पेड़ों को विस्पर करते हुए दिखाया गया है। Seventh, a wave of enthusiasm. A storm of abuse is an example of metaphor. Metaphor वह अलंकार है जिसमें तुलना का सीधा उल्लेख किए बिना किसी वस्तु विचार को किसी अन्य वस्तु विचार के समान बताया जाता है। इसमें एज सिमिली का उपयोग नहीं होता, एज लाइक का उपयोग नहीं होता। एज लाइक का उपयोग होगा तो वो कहलाएगा हमारा सिमिली कहलाएगा। ए वेव ऑफ एंथुसियाज्म में उत्साह को लहर के रूप में चित्रित किया गया है। ए स्टॉर्म ऑफ एब्यूज में दुर्व्यवहार को तूफान के रूप में दर्शाया गया है। उदाहरण, ही वाज ड्रॉइंग इन ए सी ऑफ ग्रीन, या दुख को समुद्र के रूप में व्यक्त किया गया है। ही वाज ड्रॉइंग इन ए सी ऑफ ग्रेफ। आत्मा आयानी अकर when ये क्वेश्चन रेट ही कर दिया था। The question has been rated as its answer is confusing. There is confusion between answer A and B, though the preferable answer should be A. तो आयानी देखते हैं। The attitude of the speaker is opposite to that which is literally stated. If the paradoxical utterance combines two terms that in ordinary usage are contraries, it is called oxymoron. Find out from below which is not an example of oxymoron. यह कीप साइलेंस एक एग्जाम्पल नहीं है। ओल्ड न्यूज आंसर डी इज करेक्ट। ओल्ड न्यूज विपरीत है। ऑक्सीमोरन विपरीत या विरोधाभासी अर्थ वाला वाक्यांश। बर्न और फ्रीज विपरीत हैं। लिविंग और हेट्स विपरीत हैं, परंतु डी कीप साइलेंट विपरीत शब्द नहीं है, इसलिए ये ऑक्सीमोरन नहीं है। क्लास में अक्सर मैम बोलती कीप साइलेंस, तो वही है, ये अपोजिट वर्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन कैन फ्लेटरी सू द डल कोल्ड ईयर ऑफ दैट। इसका आंसर है पर्सनिफिकेशन। कैन फ्लैटरी सू द डल कोल्ड ईयर ऑफ दैट। यह जो अमूर्त फ्लैटरी है कुछ चापलूस व्यक्ति के रूप में बताया गया है, तो फ्लैटरी का मानवीकरण किया गया है। तो देखते हैं आंसर ए इज करेक्ट। या फिगर ऑफ स्पीच पर्सनिफिकेशन या मानवीकरण है। अमूर्त फ्लैटरी को चापलूस व्यक्ति के रूप में बताया गया है, यह फ्लैटरी का मानवीकरण पर्सनिफिकेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली।
द शिप ऑफ लाइक सिंपली का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि एज सिमली हो गया, लाइक हो गया सिमली, लाइक सिमली हो गया। इसमें एज और लाइक और सो का उपयोग नहीं है, तो ये शिप ऑफ लाइफ क्या है, सिमली है। आंसर सी इज करेक्ट। द शिप ऑफ लाइफ इज ए मेटाफॉर इन सिमली वी यूज एज लाइक सो, तीनों का उपयोग होता है। हा हा। क्वेश्चन 12 पढ़ते हैं। बंस हैज said, "Oh, my love is like a red, red rose." The figure of speech used in this line, फिगर इसमें सिमली है। Oh, my love is like a, like आ गया तो सब लोग तो आग बन के सिमली लगा दो आप। 99% आपका तो सही होगा। आंसर इज करेक्ट। My love is like a red rose is an example of simile. In a simile, a comparison is made between two objects of different kind which have at least one point of resemblance, and words like as so are always used. When like as so आए तो आपका हमेशा simile ही होगा। Onomatopoeia is often used in poetry to create, तो इसमें आएगा oral fact। सी इज करेक्ट। द फिगर ऑफ स्पीच ओनोमेटोफिया इज यूज टू क्रिएट ओरल इफेक्ट्स, समझ संबंधी प्रभाव को व्यक्त करने के लिए ध्वनि अनुकरण मूलक शब्दों का प्रयोग करते हैं। 14 10,000 saw I at a glance, which figure of speech is this? hyperbola। 10,000 saw I at a glance, D is correct. It is use of a hyperbola। Identify the figure of speech used in the following line. India lost by 7 wicket। सिनेकडॉक इसमें यूज होगा। आंसर बी इज करेक्ट। या इंडिया का अर्थ इंडियन क्रिकेट टीम है। इट इज लिटरली फिगर इन विच ए पार्ट ऑफ समथिंग इज सब्सटीट्यूट फॉर द बोल, जब कोई शब्द पूरी इकाई का बोध कराता है। एन एलेगरी इज ए स्टोरी इन विच कैरेक्टर सेटिंग एक्शन स्टैंड बियॉन्ड दियर लिटरल मीनिंग। ये इसका उत्तर सही है। An allegory is a story in which characters, setting, action stand beyond their literal meaning. Answer D is correct. An allegory, character, setting, and symbol stand beyond their literal meaning. An allegory is a short story in which a visible symbol represents a abstract meaning. An allegory is a short story in which a visible symbol represents an abstract idea. प्रतिकथा में अमूर्त भाव जैसे सत्य, प्रेम, धैर्य आदि जीवन पाठ के रूप में आते हैं या चित्रित होते हैं। अहंकार के अनुसार दृढ़ता के गुण को समझने के लिए लेखक एक कछुए और खरगोश की कहानी बताता है। Identify the figure of speech used in the following lines. Faith unfaithful, kept in false true। अब विरोधाभास आ गया फेथ और अनफेथ, तो ऑक्सीमोरन हो जाएगा। ऑक्सीमोरन का हिंदी अर्थ होता है विरोधाभास। तो टेंशन एले ऑफ द किंग्स, इसका उत्तर है ऑक्सीमोरन। ने देखा था, बताया था मैंने आपको। आंसर इज करेक्ट। देखते हैं क्या एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। सही उत्तर ऑक्सीमोरन है। हमारी पुस्तक इंग्लिश फॉर स्कूल लेक्चर में परिभाषा देखें। इट इज़ ए फ्रेज दैट combines two words that seem to be opposite of each other,
सच एज डिफाइनिंग साइलेंस, हिंदी में इसे विरोधालंकार कहते हैं। इसमें दो परस्पर विरोधी शब्दों को जोड़ते हैं, जैसे स्वीट सॉरोन, टेरिबल ब्यूटी, falsely true, dead silence, open secret, original copy, faith unfaithful, falsely true. Which of the following comparisons is not metaphor? The lonely as a cloud, ये metaphor नहीं है। lonely as a cloud metaphor नहीं है, ये एक simile है। as आ गया तो simile हो गया ये, और सब में as नहीं है, तो इसलिए हमारा ये क्लियर हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच फिगर ऑफ स्पीच? आयरनी, आंसर डी इज करेक्ट। यह एक आयरनी है। वाटर वाटर एवरीवेयर, पानी पानी हर जगह है, पर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, अब पीने के लिए नहीं है। पानी है तो पीने के लिए नहीं, विरोधाभास हो गया ना ये पानी का। ये फिगर ऑफ स्पीच इन विच एन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और क्वालिटीज आर स्पोकन ऑफ एज इफ दे वर पर्सन और ह्यूमन इज डिफाइंड एज। पर्सनिफिकेशन का उत्तर होगा सी इज करेक्ट। पर्सनिफिकेशन में निर्जीव वस्तुओं को जीवित व्यक्ति की तरह प्रस्तुत किया जाता है। परिभाषा देखें। फिगर ऑफ स्पीच बाय मीन्स ऑफ विच ए पार्ट इज मेड टू स्टैंड फॉर ए वोल इज कॉल्ड सिनेक्डॉग। देख चुके हैं हम कि एक से पूरे से एक की वो उसमें सिनेक्डॉग आएगा। द फिगर ऑफ स्पीच बाय मीन ऑफ विच ए पार्ट इज मेड टू स्टैंड फॉर ए वोल इज कॉल्ड सिनेक्डॉग। आंसर ए इज करेक्ट। इन सिनेक्डॉग ए पार्ट इज मेड टू स्टैंड फॉर अ वोल। पाकिस्तान लॉस्ट बाय 235 रन। हियर पाकिस्तान स्टैंड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। I babble on the pebbles, I murmur under the moon star. The line contain example of onomatopoeia. I babble on the pebbles, I murmur under the moon and star. Answer A is correct. See the definition of onomatopoeia. 20 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द फिगर ऑफ स्पीच बाय मीन्स ऑफ विच ए पार्ट इज मेड टू स्टैंड फॉर अ वोल इज कॉल्ड सिनेक्डॉग। वही सेम है। द फिगर ऑफ स्पीच बाय मीन ऑफ विच ए पार्ट इज मेड टू स्टैंड फॉर अ वोल, मैंने एक चीज पूरी टीम पूरे को दिखाए, एक तत्व, तो उसे बोलेंगे हम Synecdoche. Answer is correct. In Synecdoche, a part is made to stand for a whole. Pakistan lost by 235 runs. Here Pakistan stands for Pakistan cricket team. 24 है I babble on the pebbles, I murmur under the moon and star. The line contain example of onomatopoeia. ये रिपीट हुआ है, पहले भी आ चुका है। अरे दोनों बार तो 2019 में भी आया है, 2020 में भी आया, 2020 में भी आया है सेम। इसका आंसर ए इज करेक्ट है। आप पढ़ते हैं 25 एन ऑक्सीमोरॉन। ये appear contradictory word in order to express new और complex meaning। तो contradictory आ गया तो वो ऑक्सीमोरॉन नहीं है, माने विरोधाभास। तो आंसर ए इज करेक्ट है। contradictory वर्ड आगे in order to express new और complex meaning। आप देखते हैं 26 ए defining silence is an example of which literary device? ऑक्सीमोरॉन।
और डिफाइनिंग साइलेंस है, तो ये तो ऑक्सीमोरन हो गया, ऑक्सीमोम। 37 देखते हैं, मीटर इन पोइट्री मीन ए पैटर्न ऑफ स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस सिलेबस। मीटर क्या है? पैटर्न ऑफ स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबस। 28 देखते हैं, ओनोमेटोफिया इज डिफाइंड एज a figure of speech where such words are used whose sound imitates the action means sense intended. Answer C is correct. In this figure of speech, the sound conveys the sense. Hyperbola is a figure of speech in which statements are exaggerated और extravagant, मान अतिशयोक्ति बोलते हैं हिंदी में से। आंसर बी इज करेक्ट है। अब 20 देखते हैं, इन द सेंटेंस हंगर सेट measurably in the informal settlement, there is the use of personification. Hunger set measurably in the informal settlement. Answer D is correct. Personification treats an inanimate object as they were human. Here hunger is an inanimate object, but it is sitting like a living being, human being. A novel written in the form of letter exchanged by the character in the story is described as epistolary. A novel written in the form of letter exchanged by the character in the story is described as epistolary. Answer B is correct. Epistolary novel were written in the form of letter. एपिस्टोलरी याद कर लें, एपिस्टोलरी नोवेल्स वर रिटन इन द फॉर्म ऑफ लेटर। 32 ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच देयर इज एन exaggerated statement not to be taken literally is hyperbola. A figure of speech in which there is exaggerated statement not to be taken literally, मन अतिशयोक्ति वाले वाक्य, वो हाइपरबोला कहलाएंगे। बढ़ा चढ़ा के कहे जाते हैं। हाइपरबोला यानी अतिशयोक्ति में बातों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। He is the Newton of this century. This is an example of synecdoche. स्नेडॉक में हम एक संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग उस अर्थ वाली दूसरी संज्ञा के लिए करते हैं। जैसे ही इज द न्यूटन ऑफ का प्रयोग किया है, ही के लिए न्यूटन का प्रयोग किया है। आंसर 34 कैन हॉनर बॉयज प्रोवोक द साइलेंट डस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। एब्स्ट्रैक्ट फ्रेज हॉनर बॉयज और साइलेंट डस्ट का मानकीकरण किया है। हॉनर वॉइस का अर्थ है सम्मानी व्यक्ति के विचार और साइलेंट डस्ट का अर्थ है मृत व्यक्ति। 35 को आइडेंटिफाई द सिमिली फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो। योर फेस इज एज अ बुक, एज आ गया तो सिमिली हो गया। वेयर मैन में रीड स्टैंड मेट, सिमिली पूछे और एज देख लो, तुम्हारा शेयर लगा दो। दो तीनों में एज और लाइक नहीं है, एक में एज और लाइक है, तो वहाँ आपका वो उत्तर हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल एक्सप्लेन देखते हैं। फेस की तुलना बुक से की गई है और एज का प्रयोग हुआ है। फेस और बुक दो भिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट हैं, इनमें एक समानता है। बुक में विचित्र चीज़ें पढ़ सकते हैं और चेहरे पर विचित्र भाव दे सकते हैं, इसलिए ये सिमिली है। बुक में विचित्र चीज़ें पढ़ सकते हैं और चेहरे पर विचित्र भाव देख सकते हैं, इसलिए ये सिमिली है। दो अलग अलग चीज़ें हैं।
Personification is that figure of speech wherewith ascribe intelligence and personality to inanimate things. Identify the example of personification. तो इसमें एग्जाम्पल होगा आपका कैन हॉनर्स वॉइस प्रोवोक द साइलेंडर्स। यहाँ है आपका ये पर्सनिफिकेशन है, भाववाचक संज्ञा हॉनर को सम्मानित व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। आइडेंटिफाई द एग्जाम्पल ऑफ पर्सनिफिकेशन ऑफ और फ्लैटरी शू द डल कोल्ड ईयर ऑफ दैट। ये होगा इसका पर्सनिफिकेशन का एग्जाम्पल। फ्लैटरी निर्जीव ऑब्जेक्ट है, लेकिन यह फ्लैटरी का प्रयोग चापलूस व्यक्तियों के लिए किया गया है। Onomatopoeia is defined as a figure of speech in which the formation of words in such whose sound is imitative of the action designated। आंसर डी सही है। ओनोमेटोफिया शब्दों का विन्यास ध्वनि के अनुसार होना है। ध्वनि अनुकरणात्मक शब्द जैसे हिस थर्ड में ध्वनि शब्दों की रचना के अनुसार है। 39 ए मेटाफोर इज एन इम्प्लाइड कंपैरिजन। मेटाफोर मान रूपक होता है। इसका एक्सप्रेशन इस प्रकार है। ए रूपक मेटाफोर होता है। एक एम्प्लाइड कंपैरिजन होता है, इसमें तुलना स्पष्ट न होकर निहित होती है। As many farewells as there be stars in heaven, the sentence consists of A and R. As many farewells as there be stars in heaven. ये हाइपरबोला है। ये अतिशयोक्ति का उदाहरण है। इसमें फेयरवेल जितने आकाश में तारे अतिशयोक्ति है। टाइगर बर्निंग ब्राइट द लाइन एम्प्लॉयज मेटाफर। लाइन एम्प्लॉयज मेटाफर का उदाहरण है। ही इज एज प्राउड एज पिकॉक। एज आ गया तो एज प्राउड एज आ गया तो मतलब ये उदाहरण है सिमली का हमारे, तो सिमली का ही है। पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। ये उदाहरण है पर्सनिफिकेशन का। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन उदाहरण है पर्सनिफिकेशन का। अथॉरिटी forgets a dying man। अथॉरिटी फॉरगेट ए डाइंग मैन, ये इसमें पर्सनिफिकेशन हो रहा है, इसका मानवीकरण हो रहा है। इसका उत्तर पर्सनिफिकेशन आएगा। अगला है 45 10,000 सो आई एट ए ग्लांस द फिगर ऑफ स्पीच इन द आउटलाइन इज हाइपरबोला। एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस। तो आगे क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं। वो द शिप ऑफ लाइफ इज सेलिंग स्मूथ द फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्व इज मेटाफर। द शिप ऑफ लाइफ इज सेलिंग स्मूथ। 2 है आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। आवर sweetest song are those that tell of saddest thought. The figure of speech involved is oxymoron. Point out the figure of speech. My love is like a red rose.
माई लव इज लाइक, लाइक आ गया, एज आ गया, सिमली है, डेट इज सिमली, फिगर ऑफ स्पीच। ही इज ब्रेव एज अ लॉयन, एज अ लॉयन, एज आ गया, लाइक आ गया, सिमली है इसमें भी। ही हैज ए हार्ट ऑफ स्टोन, ही हैज ए हार्ट ऑफ स्टोन, तो ये मेटाफर हो गया। ही हैज ए हार्ट लाइक स्टोन, लाइक आ गया, सिमली हो गया। हार्ट ऑफ स्टोन में मेटाफर आ जाएगा और लाइक आ जाएगा, सिमली हो जाएगा। I beg 1,000 pardons. I beg 1,000 pardons. I beg 1,000 pardons. तो ये है हाइपरबोला। द आवर टेंसेंस इज एग्जाम्पल ऑफ द यूज ऑफ हाइपरबोला। द मून स्माइल बिहाइंड द क्लाउड। द above sentence is an example of the use of personification. The moon smiled behind the cloud. मून ही मुस्कुरा रहा है, स्माइल दे रहा है, स्माइल करता, स्माइल किया था, तो मून स्माइल करता नहीं है, तो इस पर्सनिफिकेशन उदाहरण है। A beauty knocks at the door but once. A beauty knock at the door but once. जैसे इंसान नॉक करते हैं, तो ये पर्सन नॉक करते हैं, तो ये पर्सनिफिकेशन का उदाहरण है, मानवीकरण का उदाहरण है। She wept ocean of tears. In the sentence, the figure of speech used in hyperbola. She wept ocean of tears. Error like straws upon the surface floor. एरर लाइक, लाइक आ गया, एज आ गया, सिमली हो गया इसमें। तो लाइफ इज ए ड्रीम। इन द सेंटेंस द फिगर ऑफ स्पीच यूज इज मेटाफर। लाइफ इज ए ड्रीम। लाइफ इज लाइक अ ड्रीम करते तो वो सिमिली हो जाता। इज लाइफ इज ए ड्रीम तो मेटाफर हो गया। द न्यूज वाज ए डैगर टू हिज हार्ट। न्यूज वाज ए डैगर टू हिज हार्ट, मेटाफर हो गया। द टर्म पेस्टल इज वाइडली यूज्ड फॉर रूरल लाइफ क्लोज टू नेचर। रूरल लाइफ क्लोज टू नेचर। विलियम ब्लैक पोएम लंदन इज एन ए लिरिक। लंदन क्या है? विलियम ब्लैक की पोएम लंदन इज लिरिक। ट्रेजेडी इज ए स्टोरी इन्वॉल्विंग द सफरिंग ऑफ प्रोटैगनिस्ट। ट्रेजेडी इज ए स्टोरी इन्वॉल्विंग द सफरिंग ऑफ प्रोटैगनिस्ट। The epic is a long narrative based on myth or legend. Epic is a long narrative based on myth or legend. The snake hissed in the grass. The figure of speech is onomatopoeia. Snake जब आवाज का है मतलब onomatopoeia होगा। Fiction is a composition based on imaginary character and situation. Irony is a literary device which refers to a statement that means just the opposite of what is really expressed in the word. मैंने व्यंग हो गया, कह कुछ और है, हो कुछ व्यंग किसी और चीज, मतलब कुछ और है उसका। Irony is the literary device which refers to a statement that means
जस्ट द पॉइंट ऑफ बात इज रियली एक्सप्रेस इन द वर्ड। ऐसे कोई लेट आए तो हम बोलते हैं कई बार आज बड़ी जल्दी आया है, आज बड़ी जल्दी आए हो, तो वो व्यंग हुआ हमारा, जबकि वो लेट आया है। इन ड्रामेटिक आयरनी ए कैरेक्टर स्पीक्स आउट वर्ड्स whose significance he does not fully know. Whose significance he does not fully know. In a dramatic irony, character speaks out words whose significance he does not fully know. Dramatic irony is found in drama. Dramatic irony found in drama. धन्यवाद आपका देखने के लिए। अब कल पढ़ते हैं हम नया टॉपिक।